जब रश्मि के पिता ने कहा कि हम तलाक कोर्ट से भी ले सकते हैं, इतना सुनते ही मैं फ़ोन पकड़े वहीं सोफे पे बैठ गई। यानी कि अब सुनील को कोई मजबूरी में भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैं जो बहू लाई थी वो अमीर घराने की थी और सुंदर पढ़ी लिखी थी, लेकिन रश्मि तो विधवा थी, गरीब घराने की थी और बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। रश्मि को मैंने पहले ही सब कुछ समझा भी दिया था और तब भी वो इतना ज़्यादा बदहवास हो गई थी। आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में? हम जो जेवरात दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे ही दिन वापस कर देते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी, फिर भी आखिर ऐसा ऐसा क्या किया था कि खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़कियां भाग जाती थीं? मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था। कैसे पता लगाऊं कि आखिर बात क्या है? सुनील भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब भी मैं इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती थी तो वो उठकर बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता। लेकिन अब मैं हर वक्त तो सुनील पर नज़र रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती। शायद कुछ तो ऐसा सबूत मिले जिससे मैं सुराग लगा सकूं, कि सच जान सकूं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन उसके हाव भाव से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसमें कुछ एबनॉर्मल भी है। एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह था, जैसे और लड़के होते हैं। एकदम वैसे ही नॉर्मल लड़कों की तरह था जैसे और लड़के होते हैं। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैंने सुनील के दोस्त को फ़ोन लगाया, जो विदेश में रहने वाले दोस्त को मैंने पूछा, नितिन, तुम सुनील के इकलौते दोस्त हो जिससे सुनील अपने दिल की सारी बातें करता है। मुझे सुनील के बारे में सब कुछ बताओ। उसने अपने जीवन के बारे में तुम्हें कुछ न कुछ ज़रूर बताया होगा। लेकिन यह सुनकर तो मैं हैरान हो गई कि उसने अपने दोस्त को अपने बारे में भी कुछ नहीं बताया था। और बस यही बात मुझे बहुत अजीब लग रही कि उसने अपने दोस्त को यह भी नहीं बताया कि मेरी 3 शादियां हो चुकी हैं और मेरी तीनों पत्नियां मुझे छोड़कर भाग गई हैं। लेकिन उसने ये बात अपने दोस्त को नहीं बताई, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। ये मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन शायद उसने नहीं बताया हो क्योंकि वो शर्मिंदा नहीं होना चाहता होगा। शादी की रात ही पत्नी का भाग जाना, वो भी 3 पत्नियों का। धीरे धीरे 6 महीने और गुजर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन सुनील को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की रात को ही भाग जाती थी? मैंने एक बार फिर से सुनील की शादी के लिए सोचा और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर रहूंगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। और लड़की भी किसी ऐसे घर से लाई थी जिसे शादी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ये लोग बहुत ही गरीब थे और उसके घर में उसके 2 छोटे भाई थे। मैंने कहा, तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी में भी आप लोगों को कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। लड़की को तो मैंने राजी कर लिया था, लड़की के माँ बाप भी राजी हो गए, लेकिन मैंने ये बात लड़की के माता पिता को नहीं बताई थी, बस और लड़की को बता दी थी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि मैंने शादी से पहले ही सारी बात लड़की को समझा दी थी। पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली कि कुछ भी हो, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे थोड़े से त्याग से मेरे भाइयों की ज़िंदगी बनती है तो इसमें बुराई क्या है? जो कुछ भी होगा उसे सहन करूँगी, और वैसे भी सारे समझौते औरत को ही करने पड़ते हैं। लड़की, जिसका नाम कविता था, भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लगी। मुझे दिल ही दिल खुशी हुई कि अगर कविता मेरी बहू बनती है और मेरे घर में टिकी रहती है तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ कविता बहुत ही खूबसूरत थी। इस बार शादी मंदिर में हुई थी, सब कुछ ठीक था और हैरानी की बात तो ये थी कि रात भी गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने
दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने खुद ही दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई क्योंकि मेरी बहू बेहोश पड़ी थी। सुनील भी कमरे में कहीं नज़र नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई है। उसके शरीर पर किसी भी तरह के कोई चोट के निशान नहीं है। सुनील के चेहरे से भी चिंता झलक रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो भी परेशान है इन सब हालातों से। अच्छे से चेकअप कराने के बाद और कुछ दवाइयाँ देकर डॉक्टर साहब चले गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि कविता को जल्दी ही होश आ जाएगा। सुनील भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं कविता के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद कविता ने आंखें खोल दी थी। होश में आते ही वो बाहर की तरफ भागी थी, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास। मैंने कविता का हाथ पकड़ लिया। कविता, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी और तुम मान भी गई थी, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन कविता मेरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली, आंटी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहें, मैं अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊँगी, सब कुछ हैंडल कर लूँगी, बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहें। लेकिन कविता मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसा क्या हुआ था? मैं सच जानना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मुझे वादा किया था कि तुम सुनील की सच्चाई मुझे ज़रूर बताओगी। आंटी, सुनील के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने सुनील के बारे में बोला तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन सुनील मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ मुझे जाने दें। उसकी आंखों में विनती के ऐसे दुखद भाव थे कि मैं उसे रोक ना सकी और वो चली गई। मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब कुछ ही देर में कविता के माँ बाप का फ़ोन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद कविता ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था। सुनील की तीनों पत्नियों ने दूसरे दिन ही तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन कविता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसका मतलब था कविता अभी भी मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने सोचा कि अब मैं सुनील का चेकअप करवा कर ही रहूँगी। अपने होशो हवास में तो सुनील ऐसा कभी भी नहीं करने देता। इसलिए एक दिन मैंने सुनील के खाने में नींद की दवाई मिला दी। सुनील के गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने सुनील के कुछ सैंपल लिए और यह बोलकर कि जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर चला गया और फिर मैं बेसब्री से सुनील की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फ़ोन आया और उसने कहा कि सुनील एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। यह सुनकर तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं थी। अगर सुनील नॉर्मल है तो शादी की पहली रात में उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती हैं? सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा। मैं कविता के पास गई। कविता के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। कविता मुझे देखते ही सहम गई थी। वह हम लोगों के साथ ज़्यादा देर तक नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई थी। मैं भी कविता के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही कविता बोली, आंटी जी मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई हैं? मैंने कविता को बहुत ही प्यार से अपने पास बैठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, कविता मेरी उम्मीद की आखिरी किरण अब तुम ही हो। तुम ही मुझे बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज़ मना मत करना। मेरी आँखों में आंसू और मेरे जोड़े हुए हाथ देखकर कविता
ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी जी मैं मजबूर हूँ, प्लीज़ आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ें। जब कविता किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राजी ही नहीं हुई, फिर मैंने कविता से कहा, ठीक है तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपनी आंखों से देख लूँगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर ही सकती हो ना। तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूँगी। पहले तो कविता डरती रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वह मान गई। मैं कविता को अपने घर ले आई। कविता के माता पिता ने बहुत ही खुशी से अपनी बेटी को विदा किया था। एक बार फिर से कविता को दुल्हन बनाकर मैंने सुनील के कमरे में बैठा दिया और सुनील को मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि कविता घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना, आज मैं घर पर नहीं रहूँगी, तुम्हारी मौसी की तबीयत ख़राब है, वहाँ जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूँगी। मेरी बात सुनकर सुनील ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया था और फ़ोन काट दिया था। मैं सुनील के कमरे में ही छुपकर बैठ गई। आज सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला था और अंदर कमरे में सुनील दाखिल हुआ। उसने एक नज़र सजी संवरी बैठी पर डाली थी और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। मैं भी सांस रोक आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रही थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आने लगी। कविता बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। डर से वह थर थर काँप रही थी। मैं भी हक्का बक्का सी खड़ी थी। अंदर तो सुनील गया था, फिर ये औरत की आवाज़ क्यों आ रही है। तभी सुनील बाहर निकला और सुनील को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे, बहुत ही बेहुदा सा, यूँ कहिए कि बहुत ही डरावना सा मेकअप कर रखा था। आँखों में जैसे खून उतरा हुआ था। आवाज़ भी लड़की की तरह ही निकाल रहा था। तुमसे मना किया था मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपने मौत की खुद जिम्मेदार होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ सुनील कविता की तरफ बढ़ ही रहा था कि कविता चीख मारती हुई मेरे पास आ गई थी। मैं भी बाहर आ गई थी और सुनील को रोकने की कोशिश कर रही थी। सुनील क्या हो गया है तुम्हें, तुम होश में तो हो। सुनील ने ज़ोर से मुझे धक्का दिया था। कौन? सुनील, प्रमिला नाम है मेरा। मौका देखकर कविता कमरे से भाग गई थी। इससे पहले सुनील फिर से मेरे पास आता, मैं भी कमरे से बाहर निकली और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। सुनील की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं डरी सहमी कविता को सीने से लगा रखी थी। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सदमे में थी और डरी हुई थी। आंटी जी मुझे नहीं मरना है, सुनील मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे कहा था अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वह मुझे मार डालेगा, साथ में मेरे भाइयों को भी। मुझे और मेरे भाइयों को बचा लो आंटी जी। कुछ नहीं होगा कविता, शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया तो सबसे पहले ख्याल मेरे दिल में यही आया कि शायद सुनील पर किसी भूत का साया है। कविता को मैंने अपने रूम में ही सुला लिया था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया था। 8 बजे डॉक्टर हमारे घर पर आए थे। मैंने उन्हें सारे हालात से अवगत कराया। साथ ही मैंने डॉक्टर से ये भी कहा कि मुझे लगता है सुनील पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, मुझे नहीं लगता ये किसी भूत का साया है, मुझे तो सुनील एक दिमागी मरीज लगता है। उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और इसके कैरेक्टर में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, इस मर्ज का इलाज है अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के ज़रिए मरीज़ ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है पर मरीज़ बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नहीं, नई दुल्हन को देखकर सुनील पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं और ये दौरे सुनील को क्यों पड़ते हैं इसका सुराग उसके कमरे से ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाएगा तो उसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे।
डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए थे। कविता भी जाग चुकी थी, रात से थोड़ा सामान लग रही थी। मैंने उसको नाश्ता कराया। नाश्ता करते कविता बोली कि मुझे लगता है कि मुझे अब घर चले जाना चाहिए। कविता के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए फिर मैं बोली, कविता बेटा, सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो। तुम मुझे मम्मी जी कहो। और दूसरी बात, अब यही तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप ये कैसे कह सकती हैं? कविता ने हैरानी से पूछा। मैंने कविता से कहा, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई है। सुनील बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस उसे थोड़े से प्यार और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है, जो हम दोनों मिलकर उसे देंगे। यकीन करो, सुनील बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हें बहुत प्यार से रखेगा। मेरे बहुत देर तक समझाने पर और अपने माँ बाप की हालत को देखते हुए कविता राजी हो गई थी। मैंने बहुत ही प्यार से कविता से कहा था, कविता बेटा, अब तो एक बार मुझे मम्मी जी कहो। और कविता ने मुस्कुराते हुए मुझे मम्मी जी कहा था, जिसे सुनकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई थी। मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई थी कि मेरा बेटा अब ठीक हो जाएगा, उसका भी घर बस जाएगा। मुझे 10 बजे के करीब सुनील के कमरे से खटखटा की आवाज़ आई थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला था और कविता को अपने कमरे में भेज दिया था। सुनील एकदम तरोताज़ा तैयार खड़ा था। मुझे देखते हुए नाराज़गी वाले अंदाज से बोला, क्या मम्मी जी, मेरे कमरे का दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने एकदम नॉर्मल ही बात की थी। बोली, पता नहीं बेटा कैसे बंद हो गया। चलो तुम नाश्ता कर लो। मैंने उसे कुछ जाहिर नहीं होने दिया। सुनील ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। सुनील के ऑफिस निकलते ही सबसे पहले मैं उसके कमरे में गई और उसकी तलाशी ली। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें दिख गईं। कविता भी मेरे पास आ चुकी थी। सारी किताबें एक जैसी थीं। सारी किताबों में एक ही उपन्यास था, जिसमें कोई प्रमिला नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उसे धक्का देके कमरे से बाहर निकाल दिया था। अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ले आता था। प्रमिला धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। दुल्हन को देखते ही उससे दौरे पड़ने लगते थे। अब तो किसी शादी में दुल्हन को देखती तो पागल हो जाती। प्रमिला के ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया था और उसे उसके माँ के पास भेज दिया था। दुल्हन को देखकर प्रमिला का पागलपन कम नहीं हुआ था और प्रमिला के कैरेक्टर में ही सुनील ने खुद को उतार लिया था। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं कुछ दवाइयाँ दूंगा और जो उपन्यास सुनील पढ़ता है वो सारी किताबें आप रूम से बाहर निकाल दें। धीरे धीरे प्यार से सुनील को समझाना पड़ेगा। उसे हम सबको मिलकर उसे कैरेक्टर से निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों से और कविता और मेरी मेहनत से सुनील ठीक होने लगा था। कविता सुनील के सामने सिंपल सी रहती थी, किसी तरह का मेकअप नहीं करती थी। सुनील के व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में अब मैंने कविता के लिए प्यार देखा था। कविता कहीं भी जाती थी, सुनील की निगाहें उसका पीछा करती थीं। सुनील का इलाज चलते हुए आज 3 महीने हो चुके थे। कविता ने जिस मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया था, उसकी मैं कायल हो गई थी। कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो कविता जैसी बहू मिली है। कविता भी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सुनील बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने कविता से कहा कि कविता, आज तुम्हें आखिरी कदम और उठाना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कविता हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि कविता, आज तुम्हें दुल्हन बनकर सुनील के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर सहम गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही संभल गई। शायद
उसे भी यकीन था कि सुनील अब ठीक हो चुका है। वह भी सुनील की प्यार भरी नज़रों को समझ चुकी थी। कविता, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम दरवाज़ा खुला रखना। दरवाजे के बाहर ही मैं खड़ी रहूँगी जब तक कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे तुम फ़ौरन बाहर आ जाना। रात को सुनील के आने से पहले ही मैंने कविता को दुल्हन की तरह सजा सुनील के बेड को भी बहुत खूबसूरती से सजाया था मैंने। सुनील के आने का टाइम हो गया था। मैंने कविता को सजी सजाई बेड पर बैठा दिया और बाहर आ गई। थोड़ी देर में सुनील भी आ चुका था। खाना खाते हुए सुनील की निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। मैं समझ गई थी कि सुनील किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बनी रही। कुछ देर में सुनील खुद ही बोला, मम्मी कविता कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, क्या कहीं गई है। मेरे बोलने से पहले ही नेहा बोल पड़ी, भैया भाभी तो आपके ही। इस पहले कि नेहा अपनी बात पूरी करती मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि सुनील तुम पहले खाना ख़त्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ, अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। खाना खाने के बाद सुनील अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। अब पता नहीं क्या होगा, भगवान सब कुछ ठीक हो। मैं भी सुनील के पीछे पीछे चली और बाहर गेट पर ही रुक गई। मैं अंदर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक तो है। खड़े खड़े मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक अंदर शांति थी। और फिर कुछ देर में ही मुझे कविता और सुनील की सरगोशियाँ सुनाई देने लगीं, लेकिन प्यार में डूबी हुई सरगोशियाँ। मैं मुस्कुरा दी। मेरे अंदर तक सुकून उतर गया। मैंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आ गई और सुकून से लेट गई। सुबह मेरी आँख देर से खुली। जल्दी जल्दी उठकर किचन की तरफ भागी तो कविता को किचन में पहले से मौजूद पाया। मुझे देखकर कविता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कविता की झुकी हुई नज़रें और शर्मीली मुस्कुराहट से मैं पहचान गई कि सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से कविता के माथे को चूमते हुए कहा, कविता बेटा तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो। कविता थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी सुनील को कॉफ़ी चाहिए थी, वही बना रही हूँ। कविता को कॉफ़ी बनाता छोड़कर मैं बाहर हॉल में आ गई और सोफ़े पर बैठकर मैंने आंखें बंद कर ली। आज मेरे सुनील और कविता के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। भगवान मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे। तो इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि माँ की ममता से बढ़ के कुछ भी नहीं है। माँ अगर चाह जाए तो कुछ भी कर सकती है दुनिया में, उसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी रोमांचक सी कहानी में।